गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 से माइक्रो प्रोसेसर यूनिट्स। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटिंग डिवाइसेस और एन एम्बेडेड सिस्टम। तो आपको पता ही है माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, कंप्यूटर में इट प्रोवाइड कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। इसमें इतनी सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन ये किस काम आता है कि एग्जीक्यूट करता है हमारी इंस्ट्रक्शंस को और हमारे डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। और कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में क्या आएगा, परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। कितने ही फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उनके कंपोनेंट्स को। तो यहाँ पे आप देखोगे कितने सारे ही कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर्स है, कैशे मेमोरी, क्लॉक जनरेटर एंड सिस्टम बस। तो आगे आगे इन फर्दर इन सभी को ही आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम ALU भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है माइक्रो प्रोसेसर में। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि ऑल जितने भी कंप्यूटिंग टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए और ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मेन ऑपरेशंस आते हैं। कौन कौन से आते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन आती है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेशन में कौन कौन से आते हैं? जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस जो होती हैं। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में हम क्या यूज़ करते हैं? इंस्ट्रक्शन को और इनपुट डेटा को, जिसको हम बाइनरी फॉर्मेट में लेते हैं और उसको प्रोड्यूस करते हैं डिजायर्ड रिजल्ट को। तो फर्दर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, जिसको हमने 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। अभी हमने क्या किए थे? 2 मेन ऑपरेशंस किए थे। अभी हमने क्या उनकी 2 सेगमेंट्स करनी है, अर्थमेटिक सर्किट एंड लॉजिक सर्किट। अर्थमेटिक सर्किट में क्या आएगा कि ये क्यों यूज़ हो रहा है, यहाँ पे इस सेगमेंट को हम क्यों यूज़ करें? बाइनरी एड्रेस के लिए और सब्ट्रैक्टर के लिए, जिसको हम हैंडल करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। लॉजिक सर्किट में हम क्या करते हैं? डिजिटल सर्किट का यूज़ करते हैं, जिसमें एंड गेट, और गेट और नॉट गेट आता है। ठीक है, तो परफॉर्म करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस को, जैसे कंपैरिजन करना होता है, शिफ्टिंग करनी होती है और डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो आगे हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बीइंग अ पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर प्रोवाइड द फॉलोइंग फंक्शनैलिटी। इसमें क्या हमारे पास क्या आ रही हैं? इसकी फंक्शनैलिटीज़ आ रही हैं। ये एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, तो प्रोवाइड करता है, हमारे पास कैपेबिलिटीज़ होती है कि हम इनपुट लेते हैं डेटा की, उसको मैनिपुलेट करते हैं और अपनी आउटपुट को डिजायर्ड रिजल्ट में लेते हैं। और लास्ट में है ये हमारी स्पीड, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को बताता है। क्लियर? तो नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। अब तक हमने क्या पढ़ा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आगे क्या रीड करेंगे? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट अनदर की कंपोनेंट है माइक्रो प्रोसेसर में। अलाउ करता है, मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है ऑपरेशन को बाकी कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली। रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे हम हर एक पार्ट को क्या करते हैं माइक्रो प्रोसेसर पे? रिलायबली काम करवाते हैं, स्मूथली काम कराते हैं। क्लियर? तो इट्स नथिंग बट अ डिजिटल सर्किट दैट एंश्योर ड्यू टू द फ्लो एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जो डिजिटल सर्किट है वो इसमें क्या करता है? उसके फ्लो और एग्जीक्यूशन को, इंस्ट्रक्शन की को चेक करता है और अपने उसके डाटा को चेक करता है। क्लियर? तो स्ट्रक्चर है यहाँ पे टिपिकल कंट्रोल यूनिट का। उसमें क्या आएगा? कितने सारे कंपोनेंट्स आएंगे, जैसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन डिकोडर आता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या काम था कि टेम्पररी स्टोर करना होता है इसने इंस्ट्रक्शन को, जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है? उनको ब्रेक डाउन कर देता है ऑपकोड और ऑपरेंड में। क्लियर? तो आगे है टाइमिंग सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल एंड टाइमिंग सर्किट आएगा। कंट्रोल सिग्नल्स आएंगे और माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशंस में। ठीक है, तो वेरियस माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट्स आते हैं, जिसको हम अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे का फंक्शंस दिए हुए हैं। अलाउ यू, ALU क्या काम करता है? फेच करता है इंस्ट्रक्शन को, कहाँ से? मेमोरी में से, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल देता है। डिकोड इंस्ट्रक्शन क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है ऑपरेशन को जो उसने परफॉर्म करना होता है। प्रोड्यूस करते हैं कंट्रोल सिग्नल्स को, जिनको हमने सिंक्रोनाइज और कोऑर्डिनेशन करनी होती है। ठीक है, कंट्रोल करना है फ्लो ऑफ डेटा को और एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन को, किसमें? करेक्ट सीक्वेंस में। तो यही है इसमें कंट्रोल यूनिट में आता है कि ये ओवरऑल क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आगे है रजिस्टर। रजिस्टर का वैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि टेम्पररी वैल्यूज को क्या करता है? डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है, जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाई स्पीड होती है, स्मॉल साइज डेटा आता है और शॉर्टेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस होती है। ये माइक्रो प्रोसेसर में होल्ड करती है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को। तो रजिस्टर जो है वो एफिशिएंट डेटा मैनिपुलेट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है,
रजिस्टर क्या करता है, पार्ट है माइक्रो प्रोसेसर का और कितने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, प्रोवाइड करता है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा और प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शन को, स्टोर करता है इंटरमीडिएट इनपुट एंड आउटपुट एंड रिजल्ट्स को स्टोर करता है, जो आउटपुट और रिजल्ट आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे ये डायरेक्ट एक्सेस कैपेबिलिटी देता है विदाउट किसी भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। तो आगे है कॉमन टाइप्स क्या है रजिस्टर की जो हम माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ कर रहे हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, बेस एंड इंडेक्स रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर एंड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इतने सारे हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, इतनी टाइप्स आती है रजिस्टर की। तो हम रीड करते हैं इसमें है क्या क्या। तो जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, जनरल पर्पस, उसमें क्या है, टेम्पररी होल्ड करता है डेटा को उसको प्रोसेस करने के लिए और उसके रिजल्ट को ड्यूरिंग कैलकुलेशन को अपने आप में स्टोर करता है। क्लियर। तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर में क्या आएगा, ये प्रोवाइड करते हैं, हम परफॉर्म करते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को, एड्रेस लेते हैं, इसमें एड्रेस होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जिसको हमने एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है, स्टोर करते हैं उस एड्रेस को। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या आता है, टेम्पररी स्टोर, जो करंट इंस्ट्रक्शन होती है उसको टेम्पररी स्टोर करता है। बेस एंड इंडेक्स रजिस्टर, ये रजिस्टर मेमोरी इंड्रेसिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, मेमोरी एड्रेसिंग पर्पस के लिए। फ्लैग रजिस्टर में क्या आएगा, ये फ्लैग आता है, स्टोर फ्लैग को करता है कि उसकी आउटपुट क्या आएगी। क्लियर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या देता है, स्टोर करता है एड्रेस क्या है मेमोरी लोकेशन का। और लास्ट में हमारे पास एक रजिस्टर है, इसका नाम अच्छे से शो नहीं हो रहा। तो दिस रजिस्टर प्रोवाइडेड टेम्पररी स्टोर डेटा दैट आर बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन द मेमोरी एंड ALU, ये ट्रांसफर करता है डेटा को। क्लियर। आगे है नेक्स्ट कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी का क्या यूज़ है, इंटेग्रल पार्ट है मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर में, एनहांस करता है स्पीड और परफॉर्मेंस को, ठीक है। हाई स्पीड होती है इसमें बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी। कैशे मेमोरी स्टोर रिसेंट, ये मतलब जो भी इसके रिसेंट और रिजल्ट होते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। रिड्यूस करता है एक्सेस टाइम को, बूस्ट करता है इसकी परफॉर्मेंस को। आगे है हमारे पास क्लॉक जनरेटर। क्लॉक जनरेटर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है माइक्रो प्रोसेसर में, प्रोवाइड करता है सिग्नल को जिसको हम सिंक्रोनाइज करते हैं कंपोनेंट में और ऑपरेशंस लेता है। क्लॉक जनरेटर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसको हम जनरेट करते हैं टाइमिंग क्लॉक सिग्नल में। सिग्नल प्रोड्यूस कौन करता है, क्लॉक जनरेटर, जिसमें हमारा क्या आता है, ऑपरेशनल स्पीड आती है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम बस। सिस्टम बस में क्या आएगा, ये कम्युनिकेशन चैनल होता है, कनेक्ट करता है पार्ट्स को, ठीक है, कम्युनिकेट करवाता है। इसमें कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि इसमें डेटा हम फ्लो करवा सकते हैं, क्लियर, अपने इंस्ट्रक्शन को, कंट्रोल सिग्नल्स को कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास 3 टाइप इसकी बताई हुई हैं, ठीक है। डेटा बस है, डेटा बस क्या करेगा, डेटा ट्रांसफ़र करेगा, कहाँ से, प्रोसेसर में से, मेमोरी यूनिट और IO डिवाइसेस में से। इट प्रोवाइड द डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो सकता है, ठीक है, प्रोसेसर टू द अदर कंपोनेंट्स में। एड्रेस बस में क्या आएगा, इट कैरी द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। एड्रेस में जो हमारी मेमोरी की लोकेशन है उसके एड्रेस को हम क्या करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है, और असेस कर सकते हैं। ये अनडायरेक्शनल बसेस होती हैं, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो आगे है कंट्रोल बस। इट कैरीज द कंट्रोल सिग्नल टू एंड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर, मैनेज द इंटायर कंप्यूटिंग सिस्टम, ये मैनेज करता है हमारे सिस्टम को। ये अनडायरेक्शन होती है और बाई डायरेक्शन भी हो सकती है। आगे है इनपुट यूनिट, ये आपको सेपरेट आ सकता है, ठीक है। इनपुट में क्या होता है आप अब देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, एंटर करते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट की हेल्प से, इनपुट यूनिट के हेल्प से हम एंटर करते हैं डेटा को और इंस्ट्रक्शन को। कंप्यूटर सिस्टम एक्सेप्ट करता है इसके डेटा फॉर्मेट को और इनपुट डिवाइस इसमें हेल्प करती है डेटा को कन्वर्ट करने के लिए उस फॉर्मेट में, और कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है उसको। इनपुट डिवाइस हमारी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स आएंगी इनपुट की। इनपुट को कैसे कैसे हम करवा सकते हैं, सबसे पहले कीबोर्ड, माउस और डॉक्यूमेंट के थ्रू, हम डॉक्यूमेंट रीडर के थ्रू हम इनपुट करवा सकते हैं, ठीक है, वो इन्होंने बताया। स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइसेस हैं। स्कैनर स्कैन करता है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को। माउस, कीबोर्ड एंड जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे आपको पता होता है, अगर आपने कोई भी कुछ भी एंटर करवाना, आप कीबोर्ड की यूज़ करते हो, स्कैनर का यूज़ करते हो, वहाँ से आप स्कैन कर लेते हो टेक्स्ट को, क्लियर। तो ऐसे ही ये सभी चीज़ें हमारे क्यों यूज़ हो रही है, इनपुट करवाने के लिए डेटा को हम ऐसे इनपुट करवा सकते हैं। डेटा एंटर करवाते हैं कंप्यूटर में कैसे, कीबोर्ड और माउस की हेल्प से, क्लियर। डेटा डिस्प्ले होता है कहाँ पे, डेस्कटॉप और लैपटॉप पे और स्मार्टफोन पे। तो ये एग्जांपल किसकी है, आउटपुट की, ठीक है। तो इनपुट क्या होता है, जब हम इनपुट करवा रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को, क्लियर। तो इनपुट डिवाइसेस गेट द यूज़र इनपुट, इसमें क्या लिया जाता है, यूज़र की इनपुट ली जाती है।
तो कन्वर्ट किया जाता है उसको अंडरस्टूड, जो भी कंप्यूटर जिसको अंडरस्टैंड करता है जिस रीडेबल फॉर्म को, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में, उसमें उसको वो कन्वर्ट कर देता है और उसको आगे फर्दर प्रोसेस करता है। तो इनपुट कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं इनपुट डिवाइसेस को? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, वेबकैम, पंच कार्ड एंड पंच टेप। यहाँ पे डिफरेंट टाइप डिवाइसेस का डिफरेंट पर्पस होता है, ठीक है, बट डिवाइसेस इनपुट के लिए ही यूज़ हो रही हैं, तो इजीली हम इंटरेक्ट कर सकते हैं इनकी हेल्प से कंप्यूटर के साथ। तो आगे इसकी फंक्शनैलिटी क्या है इनपुट डिवाइसेस की? हम डेटा को ले सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को ले सकते हैं यूज़र में से, कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर एक्सेप्टेंस फॉर्मेट में और कंप्यूटर के प्रोसेसर को फर्दर प्रोसेसिंग में लेते हैं। क्लियर इतना? आगे है इम्पॉर्टेंस ऑफ इनपुट डिवाइस। इम्पॉर्टेंस में क्या आएगा इसके, ये मैंने ना आपको ऐड करवाया है क्योंकि इसकी लेंथ ना शॉर्ट होती है। अगर आपको ये 8 मार्क्स में आ भी जाए तो आपको पता हो कि इसमें हम क्या डाल सकते हैं, तो आगे मैंने इसको इम्पॉर्टेंस डाल दी है, ठीक है, थोड़े पॉइंट्स ऐड कर दिए। इंपॉर्टेंस में क्या आएगा? एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड एक्सटर्नल डिवाइस। जब हम इनपुट करवाते हैं तो यूज़र और डिवाइस में क्या होता है, एक हम कम्युनिकेशन शो करते हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेट करवाता है यूज़र और एक्सटर्नल डिवाइस को, कन्वर्ट करते हैं हम डेटा को डिजिटल फॉर्म में प्रोसेस करने के लिए। जो हम इनपुट करवाते हैं डेटा को, उसको हमें कंप्यूटर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, क्यों? उसको प्रोसेस करने के लिए। क्लियर? सपोर्ट करता है ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। ह्यूमन मशीन इसलिए बोला, ह्यूमन कौन होता है? यूज़र होता है, ठीक है, मशीन कौन होती है? कंप्यूटर होता है। तो ये इन दोनों की क्या करवाता है? इंटरेक्शन। जब आप कोई भी कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे अपने काम करते हो, अपने फ़ोन पे ही काम करते हो, तो फ़ोन भी क्या है, एक मशीन है, तो आपकी इंटरेक्शन होती है एक फ़ोन के साथ। तभी आपको किसी और से बात करना अच्छा नहीं लगता जब आप अपने फ़ोन पे लगे होते हो। तो ये क्या है, वो इंटरेक्शन होती है आपकी, वो उसको सपोर्ट करता है इनपुट, ठीक है। एक्सेप्ट वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा इनपुट। इसमें कितने ही टाइप्स की हम अपनी इनपुट दे सकते हैं। क्लियर? तो आगे है इसके एडवांटेजेस में क्या आएगा? इन्हांस सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। क्लियर? यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है सिस्टम, कितने भी इनपुट ले सकता है, ठीक है। हैंडल मल्टीपल इनपुट, कितने सारे आप इनपुट्स दे दो वो हैंडल करेगा। क्लियर? कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल। जो हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं उसको वो किस में कन्वर्ट कर रहा है अभी? डिजिटल में। सपोर्ट मल्टी इनपुट फॉर्मेट्स। वो जितने भी इनपुट के फॉर्मेट्स होते हैं उन फॉर्मेट्स में अपनी इनपुट को लेते हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर लेते हैं। रिड्यूस मैनुअल एंट्री फॉर एरर्स। ठीक है, जो भी मैनुअल, जो भी हमारी एंट्री में एरर्स आते हैं वो उसको क्या करता है? रिमूव करता है। अगर हम किसी जलंधर के स्पेलिंग को ही गलत लिख देते हैं तो उसको ठीक कर देता है, ठीक है। इम्प्रूव एफिशिएंसी। इसमें हमारी क्या इम्प्रूव होती है? एफिशिएंसी। डिसएडवांटेजेस हैं, इसमें स्पीड लिमिटेड होती है, ठीक है, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली काम करता है। इनपुट में एक स्पीड होती है। नीड फॉर कन्वर्जन। इसमें कन्वर्ट करना ही पड़ता है क्योंकि जो कंप्यूटर होता है उसको हमारी लैंग्वेज समझ नहीं लगती, वो अपनी लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करता है, फिर उसको समझता है कि हमने दिया क्या है उसको इनपुट में। सिग्नल प्रॉब्लम। वहाँ पे सिग्नल की प्रॉब्लम आ सकती है जब हम अपने किसी फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं, वहाँ पे इनपुट कर रहे होते हैं, तभी सिग्नल की प्रॉब्लम आती है। आप कईयों को आई होगी, ठीक है, तो आपको पता होगा सिग्नल की प्रॉब्लम आ सकती है। इंक्रीज सिस्टम कॉस्ट। कई बार हमारी कॉस्ट लगती है सिस्टम के ऊपर इनको इनपुट करवाने के लिए। क्लियर? सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं और इसकी स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। तो आपको इतना पता चल गया कि हमने इनपुट में क्या क्या ऐड करना है, कैसे इसकी लेंथ को कवर करना है। क्लियर? तो आगे हमारे पास आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट भी एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है कंप्यूटर में से, ठीक है, ये डिस्प्ले करवाता है और जो हमारी आउटपुट होती है यूज़र की उसको वो शो करवाता है। एक कम्युनिकेट, ये यहाँ पे भी कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और हम इसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। जो हमें कंप्यूटर की फॉर्म को अभी हमने ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करना होता है क्योंकि ह्यूमन वो जो भी आउटपुट आई है उसको डिस्प्ले हो रही है उसको वो अंडरस्टैंड कर सके। एग्जाम्पल क्या है कि आउटपुट डिवाइसेस की मॉनिटर आता है, आपको मॉनिटर पे रिजल्ट शो होता है कि आपका क्या आया। प्रिंटर आता है, प्लॉटर आता है, स्पीकर आता है, वीडियो कार्ड आता है और प्रोजेक्टर आता है। तो पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में क्या होती है? मॉनिटर और प्रिंटर होती है, ठीक है। अगर मॉनिटर पे आपकी डिस्प्ले शो होगी, अगर आपने उसको हार्ड फॉर्म में देख रहा है तो आप प्रिंटर की हेल्प से उसको प्रिंट कर लेते हो। आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में हार्डवेयर कंपोनेंट का यूज़ भी होता है, रोल भी होता है। आउटपुट के लिए रिसीव करते हैं हम आउटपुट को अपने कंप्यूटर में से और कन्वर्ट कर लेते हैं उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म कैसे आती है? विजुअल डॉक्यूमेंट में, टेक्स्ट में, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में, ऑडियो में, वीडियो में। क्लियर? तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या है आउटपुट यूनिट की? इट गेट्स द रिजल्ट फ्रॉम द प्रोसेसर। हमें प्रोसेसर में से क्या मिल रहा है? अभी रिजल्ट मिल रहा है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं यूज़र रीडेबल फॉर्म में, ठीक है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म और यूज़र रीडेबल फॉर्म में, और डिस्प्ले कराती हैं। और ये किसको जाती है? आउटपुट यूज़र को, ठीक है। डिस्प्ले किसको होती है? यूज़र को होती है। तो आगे का फर्दर आउटपुट यूनिट का मैं आपको बताती हूँ।
पास है आउटपुट डिवाइस की नीड में क्या आएगा, प्रेजेंट डेटा शो प्रोसेस्ड रिजल्ट, कि जो भी हमारा प्रेजेंट डेटा होता है या जो प्रोसेस्ड रिजल्ट होता है उसको शो करता है। कम्युनिकेशन रिजल्ट, जो भी हमारी कम्युनिकेशन होती है वो रिजल्ट शो करता है, डेटा की प्रेजेंटेशन आती है। और सिस्टम फीडबैक आता है, ठीक है। एनेबल यूज़र इंटरेक्शन, यहाँ पे इंटरेक्शन शो होती है, ठीक है, यूज़र की। मीट सिस्टम आउटपुट नीड्स, की सिस्टम जो भी अपने नीड्स के साथ होना चाहिए, ठीक है। आउटपुट के नीड्स के अकॉर्डिंगली हम इसे मीट करते हैं सिस्टम को। इंपॉर्टेंस में क्या आएगा कि यूज़र इंटरेक्शन होती है, एक्सटर्नल डिवाइस कंट्रोल होता है, रिजल्ट विजिबल होना चाहिए। इसमें जो भी इन्हांस होती है इसकी यूजेबिलिटी, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मल्टीमीडिया आउटपुट्स आ रही है, कम्युनिकेशन आउटपुट्स आ रही है। एडवांटेज क्या आएगा कि इसमें यूज़र इंटरेक्शन होती है, वेरियस डिवाइसेस में ये यूज़ हो रहा है, इसकी फंक्शनैलिटी है, फ्लेक्सिबल है, कस्टमाइज आउटपुट है, ग्राफिकल डिस्प्ले है और ये अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है। तो डिसएडवांटेजेस में क्या आता है कि ऐड करते हैं डिज़ाइन की कॉम्प्लेक्सिटी को, पावर नीड्स आती है एक्स्ट्रा, इसमें हार्डवेयर फेलियर रिस्क आ सकता है, इसकी लिमिटेड क्वालिटी, मतलब लिमिटेड होती है डिवाइस की, मेंटेनेंस चैलेंजेस आते हैं और एक्स्ट्रा प्रोग्राम एफर्ट हमें लगानी पड़ती है। तो ये इसके हैं डिसएडवांटेजेस। ऊपर हमने रीड किया इसके एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस और नीड को। क्लियर? तो ये है आउटपुट डिवाइस। आगे हमारे पास मेमोरी यूनिट भी एक फंडामेंटल पार्ट है कंप्यूटर मशीन में से, ठीक है। इसका वाइटल फंक्शन है कि ये स्टोर करता है जो भी हमारे पास रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन आती है और इंस्ट्रक्शन आती है उसको। मेमोरी यूनिट जो होता है वो उसके डिस्टिंक्ट पर्पसेस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट लाइफ ब्लड है कंप्यूटर स्ट्रक्चर में, कि मेमोरी होएगी तो हम उसके डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो पोटेंशियल है कि इसमें हम स्टोर कर सकते हैं डेटा को, एंट्री टू स्टैट्स, इंस्ट्रक्शन एंड पैकेजेस, किस फॉर्म में भी हम कर सकते हैं इसको। तो इसमें लार्ज वैरायटी ऑफ ऑब्लिगेशंस भी आती हैं। इन शॉर्ट मेमोरी यूनिट्स जो होती हैं वो ब्रेन ऑफ पीसी और लैपटॉप आती है, इसको हम शॉर्ट मेमोरी यूनिट्स भी बोलते हैं, इसमें होते हैं। तो ये सिस्टमेटिक होती है, होल्ड करती है और फैक्ट्स को जो भी हमारे ज़रूरत के अकॉर्डिंग होती है वो उसको लेती है। इसमें फंक्शनिंग आती है एवरी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। इसके कितने सारे फंक्शंस होते हैं, इसका कंप्यूटर डिवाइस में काफ़ी सारा वाइटल रोल है। क्लियर? तो टाइप्स कौन कौन सी है मेमोरी यूनिट में, रैम है, रोम है, कैशे मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है और फ्लैश मेमोरी है। तो रैम का क्या काम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप शुरू से ही पढ़ते आए हो रैम और रोम को, तो आपको पता होगा इतना कि क्या है। रैम जो होती है वो रीड और राइट दोनों ही काम कर सकती है। रैम क्या करती है, रीड भी करती है और राइट भी करती है। तो टेम्पररी स्टोर करती है डेटा को, ठीक है, कंप्यूटर में। तो इसमें डेटा का जो भी रैम में डेटा लॉस्ट हो सकता है, अगर लाइट जाती है कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, तो हमारी क्या होएगी, जो भी वहाँ पे डेटा होएगा वो लॉस्ट हो सकता है। क्लियर? तो रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप एक बार इसको स्टोर कर दोगे तो आप उसको रीड बार बार कर सकते हो, लेकिन उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। तो इसमें यही है कि मेमोरी है, डेटा को स्टोर कर रही है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, रीड कर सकते हैं बार बार। तो कैशे में यहाँ पे डेटा जो भी लॉस्ट नहीं होता। क्लियर? कैशे मेमोरी में क्या आएगा, कैशे मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, उसमें डेटा को हम स्टोर करते हैं, असेस कर सकते हैं उसके इंस्ट्रक्शन को। यहाँ पे कैशे मेमोरी इस तरह से असेस कर सकता है डेटा को बहुत ज़्यादा क्विकली, ठीक है, मोर क्विकली होता है, फास्टली क्विक करता है, ठीक है, असेस कर सकता है डेटा को रैम से जल्दी, एनहांस करता है सिस्टम की परफॉर्मेंस को। तो आगे है वर्चुअल मेमोरी। मेथड है इंक्रीजिंग अवेलेबल मेमोरी बाय द यूटिलाइजिंग, आगे मैंने पता नहीं क्या लिखा है, ड्राइव स्पेस, ठीक है। तो यूटिलाइज करते हैं हम ड्राइव स्पेस को। रैम की एक ना एक कैपेसिटी होती है, ठीक है, टेम्पररी ट्रांसफ़र करते हैं हम डेटा को वहाँ पे, और मतलब कि जो भी डेटा होता है वहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, रैम में। जो हमारा बाद में यूज़ होएगा डेटा, अभी नहीं उसकी ज़रूरत, तो हम उसको कैसे, कहाँ पे स्टोर करते हैं, कहाँ पे डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, वर्चुअल मेमोरी, हार्ड ड्राइव में, ठीक है, जिसको हम बाद में असेस कर सकते हैं। फ्लैश मेमोरी क्या आएगा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें सॉलिड नेशन ड्राइव्स होती है, यूएसबी ड्राइव्स होती है, मेमोरी कार्ड्स होते हैं जैसे, ठीक है, रिलायबल होता है, फास्टर होता है। तो आगे हमारे पास रजिस्टर क्या होता है, टेम्पररी स्टोर करता है डेटा को। स्मॉल होता है, क्विक मेमोरी यूनिट्स होते हैं इसके, ठीक है, कंप्यूटेशन रिजल्ट को स्टोर करता है। आगे फंक्शंस क्या है मेमोरी यूनिट के, डेटा स्टोरेज है, डेटा रिट्रीवल है, डेटा प्रोसेसिंग है, मल्टीटास्किंग है, सिस्टम परफॉर्मेंस है। आगे आ जाएगा हमारे पास ऑक्सिलरी स्टोरेज, तो उसको मैं बाद में स्टार्ट करती हूँ, इसमें और भी हम ऐड करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। मेमोरी यूनिट में हमारी नीड क्या आएगी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम मेमोरी में स्टोर करते हैं। टेम्पररी स्टोर, ये डेटा को टेम्पररी ही स्टोर करता है। एफिशिएंट प्रोसेसिंग, प्रोसेस करता है अच्छी तरीके से। कम्युनिकेशन विद द सीपीयू, ये कम्युनिकेट करवाता है सीपीयू के साथ।
तो आगे है हमारे पास इंपॉर्टेंस में क्या आएगा, अनेबल डेटा स्टोरेज। ये डेटा स्टोरेज को क्या करता है, अनेबल करता है। इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड, जो भी इसकी स्पीड होती है उसको इम्प्रूव करता है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सपोर्ट करता है और यहाँ पे सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है। तो आगे है फर्दर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या आएगा, प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है, मल्टीटास्किंग को होती है, इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं और सिस्टम की परफॉर्मेंस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो आगे हैं इसके डिसएडवांटेजेस में क्या आएगा, वॉलेटाइल नेचर ऑफ रैम। इसमें इसका नेचर कौन सा होता है, वॉलेटाइल नेचर होता है रैम का। कॉस्टली फास्ट मेमोरी, जब हम इसकी फास्ट मेमोरी का यूज़ करते हैं तो कॉस्टली होती है। ये सीपीयू से स्लोअरली काम करता है। डेटा करप्शन रिस्क आ सकता है। साइज़ की लिमिटेशंस होती हैं, पावर कंजप्शन होता है। क्लियर। तो आपको इसको भी मेमोरी यूनिट में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो आगे है हमारे पास ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट। ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ASU। ये भी एक वेरियस मेमोरी टाइप्स में होता है, ठीक है। इसमें रैम रोम तो आपको पता ही है। तो ऑक्सिलरी मेमोरी भी होती है जिसको हम अदर कॉम्पिटिशनल यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैश और रजिस्टर्स में हम यूज़ करते हैं। ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट का क्या मतलब है, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हैं। ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस में यूज़ होती है, ठीक है, रेफर करती है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस, जिसको हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी से बाहर हम कहीं पे स्टोर करते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइसेस इधर इंटरनल भी होएगी, हार्ड ड्राइव, SSD एक्सटर्नल, ठीक है, ये सब यूज़ होएगा। टाइप ऑफ ऑक्सिलरी स्टोरेज इंटरफेस में क्या आएगा, SAT है, जिसको हम सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट बोलते हैं। कॉमन इंटरफेस होता है, ठीक है, गुड परफॉर्मेंस देता है। NVMe नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस होता है, जिसको डिज़ाइन किया जाता है SSDs के लिए, और ये फास्टर डेटा को असेस करता है। आगे हमारे पास यूनिवर्सल सीरियल बस, USB यहाँ पे वर्सटाइल होता है। तो इसके फीचर्स क्या है ऑक्सिलरी स्टोरेज के, कि ये एक्सटर्नल होता है, ठीक है, एक्चुअल कंप्यूटर सिस्टम में नहीं होता। ऑफलाइन स्टोरेज मीडिया होता है कि ऑफलाइन हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। हाँ, मीनिंग डेटा जब लॉस्ट नहीं होएगा, क्योंकि जब इसकी ज़रूरत होगी तब हम इसके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे है ASU कॉपी करता है मेन मेमोरीज में से डेटा बिफोर इट्स यूज। हमें कॉपी करना पड़ता है ASU में से जब हमें उसकी नीड होती है। तो एग्जाम्पल क्या आएगी इसकी, पेन और फ्लैश ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, रिमूवेबल ऑप्टिकल डिस्क। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आएंगे, वो मैं आपको ईजी वाले बताऊंगी। ये थोड़े से डिफिकल्ट है, अगर आपने रीड करना है तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। तो आगे का फर्दर मैं आपको रिटन नोट्स में दिखाती हूँ। है ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट की नीड में क्या आएगा, स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बाहर का डेटा हम स्टोर करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेटा स्टोर करते हैं। सेव एंड रिट्रीव लार्ज डेटा फाइल, ये इसको सेव भी करता है, आप रिट्रीव भी कर सकते हो कितनी सारी बड़ी फाइल्स को, ठीक है। परफॉर्म बैकअप, यहाँ पे बैकअप में मिलता है, लॉस नहीं होता। ट्रांसफर डेटा बिटवीन द सिस्टम, आपको यूज़ करने से पहले यही डेटा को वहाँ पे क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा एंड सॉफ्टवेयर, ये इसकी परमानेंट स्टोरेज होती है, परमानेंटली स्टोर कर सकते हो आप डाटा यहाँ पे। सपोर्ट फॉर मल्टीटास्किंग एंड द लार्ज, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो यहाँ पे, आप बार बार ले भी सकते हो डेटा और यहाँ से बाहर भी ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो ये मल्टीटास्किंग काम करता है, लार्ज एप्लीकेशन पे भी काम कर सकता है। डेटा लॉगिंग एंड बैकअप, आप डाटा को लॉग इन भी कर सकते हो, लॉग आउट भी कर सकते हो, और बैकअप भी आप इसका डाल सकते हो, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं गुड ऑक्सिलरी स्टोरेज के, नॉन वोलेटिलिटी होती है, पोर्टेबिलिटी होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, इसमें कितनी सारी बड़ी कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, और कॉस्ट एफिशिएंसी होती है। तो आगे है इसके एडवांटेजेस कि इसका स्मॉल साइज़ होता है, ठीक है, तो हाई स्पीड एंड एफिशिएंसी मिलती है, इसमें पावर कंजम्पशन लो होती है, वर्सेटाइल एंड प्रोग्रामेबल होता है, और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और लिमिटेशंस में क्या आएगा कि लिमिटेड मल्टीटास्किंग, इसमें हम कम से कम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी का हमें यूज़ करना पड़ता है। हीट जनरेशन, इसकी हीट पे भी थोड़ा सा आता है, ठीक है, हीट जनरेट करता है, और हाई स्पीड का कई बार ये काम कर देता है। तो ये इसके लिमिटेशंस है, ये इसके एडवांटेजेस है। तो ये इस आपको कहाँ पे ऐड करना है, ASU में, ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट में। तो इसके साथ मैं आपको एंड करूँगी। ये था हमारा पार्ट 2। ये आपकी यूनिट 1 प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने इनपुट, आउटपुट, ऑक्सिलरी स्टोरेज, मेमोरी यूनिट, ये सभी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल था, बेनिफिशियल था, आपको कंटेंट अच्छा लगा, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको और भी वीडियोज़ इस चैनल पर मिलेंगी। थैंक यू।